हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और अपने जो चुंबक चैप्टर चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर हिस्टेरिसिस और एडी करंट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि हिस्टेरिसिस क्या है और एडी करंट क्या है। उसके बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो क्या आपको भी इसके अंदर हिस्टेरिसिस और एडी करंट में डाउट रहता है तो आज की क्लास को पूरा देखिए, इसके बाद में ये जो डाउट है वो आपका नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या है, या फिर हिस्टेरिसिस बोल देते हैं, या फिर शैथिल्य, हिंदी नाम इसका है शैथिल्य। शैथिल्य हिस्टेरिसिस आ जाता है पेपर के अंदर। क्या होता है कि इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों जो है पूछे जाते हैं, तो इसीलिए दोनों बता रहा हूं। तो ये है क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं अपने वाई डैश एक्स और एक्स डे। तो एक्चुअल में क्या है हिस्टेरिसिस और एडी। हिस्टेरिसिस क्या है, तो हिस्टेरिसिस एक्चुअल में क्या होता है कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ का टुकड़ा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चुंबक बना रहे हैं। और चुंबक बनाने के बाद में हम लोग इससे चुंबक का जो गुण है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि उसके ऊपर बल लगाना छोड़ देते हैं। तो बल लगाना छोड़ने के बाद में इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है। एक कॉइल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अपने। ये एक कॉइल है और इस कॉइल को आपने क्या दिया, डीसी सप्लाई दी है। इस कॉइल को आपने डीसी सप्लाई दी। डीसी सप्लाई देने के बाद में क्या होगा कि ये एक चुंबक की तरह काम करेगी, जो हम लोग पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। तो ये अगर एक चुंबक की तरह काम करेगी तो जब हम लोग डीसी सप्लाई हटाएंगे तो डीसी सप्लाई हटाने के बाद में भी ये जो तार होगी, ये एक कॉइल जो है तार का टुकड़ा बन के नहीं रहेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर चुंबक के गुण रह जाएंगे, जिसको हम लोगों ने अवशिष्ट चुंबकत्व या फिर रेजिडुअल मैग्नेट जिसको बोला था वो रह जाता है। तो वो जो रेजिडुअल मैग्नेट या अवशिष्ट चुंबकत्व इसके अंदर रहा है ना, उस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए एक्चुअल में एक अलग से अपने को बल लगाना पड़ता है। और उस बल के कारण क्या होता है, लॉस होता है, शक्ति लॉस होता है। तो वो जो शक्ति लॉस होता है वो किस रूप के अंदर होता है, तो ऊष्मा के रूप में होता है। ऊष्मा यानी कि हीट के रूप में होता है। और ऊष्मा के रूप में होने के बाद में ये जो कॉइल होगी यहाँ पर क्या होगा, गर्म होगी। और गर्म होने के बाद में इसकी ऊष्मा के रूप में पहली बात तो अपनी शक्ति लॉस हो रहा है, दूसरा ऊष्मा पैदा हो रही है। तो जहाँ पर भी इस कॉइल को अपने यूज करेंगे और उस जगह के ऊपर क्या होगा कि ऊष्मा पैदा होने के कारण हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंसी यानी कि दक्षता भी जो है क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। क्योंकि ऊष्मा के कारण क्या होते हैं कि लॉसेस भी होते हैं। ऊष्मा कितनी होती है, तो I² RT के अंदर होती है। H बराबर क्या था, I² RT था। यानी कि अगर ऊष्मा पैदा हो रही है इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ धारा और कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी है, यानी कि धारा का कुछ ना कुछ खपत हो रही है, धारा की खपत हो रही है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वहां पर जो है अपनी शक्ति खपत हो रही है, जिसके कारण उस शक्ति खपत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। जहां पर अपने मशीनों के अंदर जब डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उन मशीनों की जब बात आएगी तो वहां पर हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस की बात करेंगे। तो वही चीज़ है। अब हम लोग इसको एक वक्र के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ है लेकिन जस्ट वक्र के द्वारा है। तो ये क्या किया हमने, ये कोई पदार्थ था जिसको हमने क्या किया, चुंबक बनाया। यहां पर ये चुंबक बन गया। इसके बाद में हम लोगों ने इससे चुंबक का जो गुण था, चुंबक का जो बल लगाया था, उस चुंबक के बल को क्या किया, हटा दिया। चुंबक का जो बल लगाया था उस बल को हमने क्या किया, हटा दिया। और हटाने के बाद में अब देखो कि पहले ये यहां से शुरू हुआ था लेकिन ये यहीं पर खत्म ना होकर खत्म कहां पे हो रहा है, यहां पर। तो ये जो इतना एरिया ना, इतना एरिया, ये इतने एरिया के अंदर इसके अंदर क्या रह गया, चुंबक के गुण रह गए, जिसको मैंने क्या बोला था, हिस्टेरिसिस के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बोला था। तो वो जो अवशिष्ट चुंबकत्व था, वो अवशिष्ट चुंबकत्व यहां पर इतना रह गया। तो अब अवशिष्ट चुंबकत्व इसको खत्म करने के लिए एक विपरीत दिशा के अंदर बल लगता है, जिसको क्या बोला जाता है, निग्राही बल। निग्राही बल
कोरेसिव फोर्स, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यही है। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर जस्ट यही चीज़ है कि हम लोग एक कॉइल को सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद में इसके अंदर कुछ ना कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व जो रहेगा, उस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए एक विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा, और उस बल के कारण क्या होगा कि हमारी उष्मा के रूप में कुछ ना कुछ लॉस होगा, और उस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस या फिर एडी करंट बोलते हैं। और अगर हिस्टेरिसिस लॉस या एडी करंट हिस्टेरिसिस बोलते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर हिस्टेरिसिस क्या है, तो हिस्टेरिसिस क्या है कि चुंबक का बल लगाने के बाद में, बल हटाने के बाद में जो पिछड़ने का जो गुण है ना, उसका चुंबक का जो पिछड़ने का गुण है, उस पिछड़ने के गुण को क्या बोला जाता है, हिस्टेरिसिस बोला जाता है। यह चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या है। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, तो इस जो आपका चुंबक के अंदर जो गुण रहा है, इसके अंदर जो पिछड़ने का गुण रहा है या जो अवशिष्ट चुंबकत्व रहा है, इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए जो विपरीत दिशा के अंदर बल लगाया गया, जो विपरीत दिशा में बल लगाया गया, इसको जीरो तक लाने के लिए उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेसिव फोर्स बोलते हैं या फिर निग्राहिता बल बोलते हैं। तो ये जो बल लगाने के अंदर जो शक्ति व्यय हुई है, उस शक्ति व्यय को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस लॉस बोलेंगे। चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं कि ये जो हिस्टेरिसिस है, इसकी गणना कि हिस्टेरिसिस जो है वो कितना होता है, इस चीज़ का हम लोगों को पता कैसे लगेगा। तो हिस्टेरिसिस का एक सूत्र है जिसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, सूत्र लिखने की कोशिश करता हूँ। नीटा बी मैक्सिमम यानी कि फ्लक्स घनत्व की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी, ये जो है इसका क्या है, हिस्टेरिसिस का सूत्र है। हिस्टेरिसिस का सूत्र है, और इकाई की बात आएगी तो इकाई क्या रहेगी, वाट रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, शक्ति खपत हो रही है, तो इकाई क्या रहेगी, वाट रहेगी। तो ये जस्ट इतना ही है हिस्टेरिसिस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं एडी करंट। एडी करंट क्या है, तो एडी करंट के बारे में देख लेते हैं। तो एडी करंट क्या है, एडी करंट बोल देते हैं या फिर भंवर धारा हानि बोल देते हैं, भंवर धारा हानि बोल देते हैं या फिर एडी करंट बोल देते हैं। दोनों चीज़ें सेम ही है, दोनों चीज़ें एक ही है। ये है क्या, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो एडी करंट एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं, सीधी सी बात है, इस कॉइल को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, जब भी बात आएगी किसी मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर की, तो ये जो कॉइल होगी, ये जो कॉइल होगी, ये ऐसे तो है नहीं कि सीधी अपनी कॉइल है वो एक ट्रांसफार्मर के अंदर उसको लपेट दिया और रख दिया, ऐसे तो होता नहीं। उसको कोई ना कोई चीज़ के ऊपर रखा जाता है, लपेटा जाता है, या फिर उसको क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर फिट किया जाता है। मशीन की जो बॉडी होगी, उस बॉडी के अंदर, यानी कि जैसे अगर मैं मोटर देखता हूँ तो मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर के अंदर आपके ये पोल लगे हुए हैं, ये पोल लगे हुए हैं, तो पोल के ऊपर वाइंडिंग की होती है, पोल के ऊपर वाइंडिंग की होती है। तो पोल जो है वो भी एक क्या है, धातु वगैरह के बने हुए हैं, ठीक है। और आपकी जो बॉडी है वो भी धातु की बनी हुई है। तो धातु की बनी हुई है, तो हम लोगों ने फैराडे का एक जो आपने नियम किए थे पिछली क्लास के अंदर, तो उसके अंदर क्या था कि जब भी आप इस तरीके से कोई दो पोलों के बीच में, जब भी दो पोलों के बीच में आप किसी चालक को घुमाओगे, तो दो पोलों के बीच में कोई चालक घुमाने के बाद में इस चालक के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, यानी कि ये फ्लक्स कटेगा और एक ईएमएफ पैदा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप सप्लाई दे रहे हो, और सप्लाई देने के बाद में इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, और यहाँ पर आपका आर्मेचर लगा हुआ है जैसे, तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसको भी तो कोर पे स्थापित किया गया, तो उसको जो कोर पे स्थापित किया है, तो आर्मेचर की वाइंडिंग, तो ये वाइंडिंग तो फ्लक्स को काट रही है। उसके साथ साथ आपकी जो कोर होगी, जो पदार्थ की बनी हुई है, धात्विक पदार्थ की बनी हुई है, वो कोर भी तो क्या करेगी, पदार्थ को काटेगी। तो पदार्थ को जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को काटेगी, तो उस फ्लक्स को काटने के बाद में उस कोर में क्या होगा, एक अलग से
ईएमएफ पैदा होगा। तो उस कोर के अंदर एक अलग से ईएमएफ पैदा होगा, जिसके कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा होगा और उस ईएमएफ के कारण क्या होगा, एक अलग से करंट चलेगा, और वो जो करंट होगा वो करंट हमारे कोई भी काम में नहीं आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो आपकी कॉइल में जो करंट पैदा हो रहा है वो कॉइल का करंट तो हम लोग बाहर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी कोर के अंदर जो करंट पैदा हो रहा है या फिर जो बॉडी के अंदर जो करंट पैदा होगा वो हमारे कोई भी काम में नहीं आने वाला होता है। तो उस करंट को हम लोग यूज में नहीं ले पाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडी करंट लॉस बोलते हैं। क्योंकि वो जो करंट पैदा हो रहा है वो करंट हमारे कोई काम का नहीं है। चीज समझ में, दोबारा दोहराता हूं, क्या चीज है एडी करंट? एडी करंट एक्चुअल में क्या है, तो जब हम लोग इसको फ्लक्स पैदा होगा और फ्लक्स जो है आपकी कॉइल काटेगी, तो कॉइल काटेगी तो कॉइल के साथ साथ कोर भी काटेगी। तो कोर जो काटेगी उस कोर के अंदर भी क्या होगा, एक अलग से ईएमएफ पैदा होगा, और उस ईएमएफ के कारण क्या होगा, एक अलग से करंट चलेगी। और एक करंट जो चलेगी वो करंट क्या करेगी, वो करंट हमारे कोई काम में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे काम में तो वैसे यही करंट आ रही है जो आपकी वाइंडिंग के अंदर पैदा हो रही है। तो इसीलिए उस करंट को हम लोग यूज में नहीं ले पाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, एडी करंट लॉस बोल देते हैं। जस्ट इतना ही है। ले अब बात आती है उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका सूत्र क्या है। तो सूत्र जो है WE बराबर B मैक्सिमम की पावर जो है स्क्वायर इंटू F इंटू T। अब देखते हैं इसकी जो सूत्र है। अब ये तो बात हो गई कि इनको निकाला इस तरीके से जा सकता है। पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं वो सारी की सारी अपने बात करने की कोशिश करते हैं अभी। तो इसमें क्या होता है कि दो क्वेश्चन मेनली बनते हैं। वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि हिस्टेरिसिस जो है, चलो लॉस हो गया, लॉस तो हो रहा है, और लॉस को जो है हम लोग कम कैसे करेंगे। खत्म तो हम लोग बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो वो जो चीज है उसको क्या किया जाता है, एक्चुअल में हिस्टेरिसिस जो लॉस है उसको कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन है स्टील का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है हिस्टेरिसिस को दूर करने के लिए। यानी कि आपका जो हिस्टेरिसिस लॉस है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, तो हिस्टेरिसिस जो लॉस है उसको दूर करने के लिए। अब पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन की मात्रा किस लिए मिलाई जाती है, हिस्टेरिसिस को दूर करने के लिए या एडी करंट को दूर करने के लिए। तो डाउट नहीं रहना चाहिए, वो केवल और केवल आपका हिस्टेरिसिस को दूर करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जा रही है। डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि सिलिकॉन जो है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के अंदर क्वेश्चन बताता जाता हूं। तो इसके अंदर जो सिलिकॉन की मात्रा होती है, स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, तो 4%। सिलिकॉन की मात्रा लगभग 4% जो है सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है स्टील के अंदर। दूसरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कितनी होती है, क्योंकि आंकड़े जो है पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टील के अंदर जो है 4% सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर सिलिकॉन स्टील बनाया जाता है, और उसका जो है इसके अंदर यूज किया जाता है हिस्टेरिसिस लॉस को दूर करने के लिए अपनी मशीनों के अंदर। अब इसके बाद में सिलिकॉन का ही यूज क्यों करते हैं, तो क्योंकि सिलिकॉन का जो हिस्टेरिसिस नियतांक है, हिस्टेरिसिस नियतांक जो है, हिस्टेरिसिस नियतांक जो है, हिस्टेरिसिस नियतांक है सिलिकॉन का कितना है, तो 0.001 0.001 जो है हिस्टेरिसिस नियतांक है सिलिकॉन का। सबसे कम जो हिस्टेरिसिस नियतांक है वो सिलिकॉन स्टील के अंदर होता है, इसीलिए इसका यूज है एडी करंट को जो है हिस्टेरिसिस को दूर करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है एडी करंट को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो एडी करंट को दूर करने के लिए आपकी जो पत्तियां होती है, आपकी जो पत्तियां होती है उनको क्या किया जाता है, लेमिनेटेड जो है बोल देता है, या फिर
पटलित, लेमिनेटेड बोल देता है या फिर पटलित जो है वो की जाती है। अब ये होता क्या है लेमिनेटेड या फिर पटलित? तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर की कोर निकालते हैं बाहर, या फिर आपने कोई भी मोटर जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर की कोई भी कोर देखी होगी, तो कोर जो होती है वो क्या होती है, पतली 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 पट्टियों से मिलकर बनी होती है। तो वो जो पतली पतली पट्टियाँ होती है उनके बीच में भी कुछ ना कुछ इंसुलेशन वगैरह भरा होता है। तो वो जो पतली पतली पट्टियों के अंदर क्यों काटा जाता है? तो एडी करंट को दूर करने के लिए कि काटा जाता है, ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। इसलिए जो लेमिनेटेड या फिर पटलित किया जाता है एडी करंट को दूर करने के लिए। अब लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो 0.35 से 0.5 mm। तो एडी करंट और हिस्टेरिसिस, एडी करंट और हिस्टेरिसिस बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। और एडी करंट और हिस्टेरिसिस से पेपर में रहने वाले जो क्वेश्चन है, पेपर में रहने वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने है। ये पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रहते हैं कि हिस्टेरिसिस जो है उसका सूत्र क्या है, हिस्टेरिसिस को दूर करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, या हिस्टेरिसिस नियतांक कितना है सिलिकॉन स्टील का। या फिर अपने एडी करंट की बात करेंगे तो एडी करंट का जो सूत्र है वो क्या है, या एडी करंट को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एलिमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपने करते हैं दो समांतर के अंदर जो चालक होंगे उनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, वो दिखाता हूँ क्या आया हुआ है, उसको डाउट क्लियर करते हैं। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो जिसके अंदर जो समांतर के अंदर जो दो चालक है और उन दो चालकों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो डाउट है वो पेपर के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों को डाउट रहता है। तो ये जो दोनों को जो क्वेश्चन है समांतर के अंदर, अगर एक दिशा में करंट जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके का होगा, और अगर विपरीत दिशा में करंट जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके का होगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं अपने। तो ये कोई दो चालक है जिनमें करंट किस तरीके से जा रहा है, एक दिशा के अंदर जा रहा है। तो दोनों चालकों के अंदर जो करंट है वो अगर एक दिशा में जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा इस तरीके का बनेगा। इस तरीके का क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब बात आती है अगर दोनों चालकों के अंदर इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो दोनों चालकों के अंदर अगर बात करूं मैं विपरीत दिशा के अंदर अगर करंट होगा, तो विपरीत दिशा में अगर दोनों चालकों में करंट होता है तो उसका डायग्राम बना के देखने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चालक है जिनमें करंट की दिशा क्या है, विपरीत है। तो इस समय जो है इस तरीके से जो है करंट बनेगा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो एरिया रहेगा वो अगर दो समांतर के अंदर जो चालक होंगे वो एक दिशा के अंदर करंट जा रहा है दोनों चालकों में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का एरिया होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर जो दोनों के अंदर जो विपरीत दिशा के अंदर जो करंट जाएगा तो उस दिशा के अंदर क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोनों का अलग अलग होगा और एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत स्वभाव वाला होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर दोनों के अंदर एक दिशा में करंट जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का एरिया इस तरीके का बनेगा, और अगर दोनों में विपरीत दिशा में करंट जा रहा है तो जो चुंबकीय क्षेत्र का एरिया बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो ये जो डाउट है ये बच्चे को नहीं रहना चाहिए किसी को भी। उसके बाद में अपने जो पिछली क्लास के अंदर आपको दो क्वेश्चन दिए गए थे उनको कंटिन्यू करते हैं।
तो पिछली क्लास के अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था कि चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है। तो मैं पिछली क्लास के अंदर जब आपने चुंबक चैप्टर के अंदर इकाइयां कर रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि चुंबकशीलता की इकाई नहीं होती है। ये जो है आपको पिछली क्लास के अंदर मेरे द्वारा बताया जा चुका है। और उसके बाद में आज जो पिछली क्लास के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ग जो है सी की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। क्लास सी की आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र पूछा गया था। तो सबसे पहली बात, क्लास सी के अंदर जो है क्या आता है, तो गैस से आती है। तो गैसों से लगी हुई जो आग है वो कौन से अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाई जाती है, तो शुष्क चूर्ण युक्त। शुष्क चूर्ण युक्त जो है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करके आपकी जो है गैस से लगी हुई आग या फिर क्लास सी से लगी हुई आग बुझाई जा सकती है। ये आपको पिछली क्लासों के अंदर करवाए हुए क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने होते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो 1 HP बराबर ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं। 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा आपका दूसरा आज का क्वेश्चन रहेगा कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, 2 गुना होगा। ये पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये बार बार पूछा जाता रहता है, तो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से जल्दी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी है लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरीके की क्लासेस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और साथ में हम और सब्जेक्ट की भी क्लासें आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो मिलते हैं, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया चुंबक। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।